देखिए, आपका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम पहले तो वाष्प संपीड़क निकाय, संपीड़न निकाय, वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन सिस्टम बेसिकली जो है हमारे जितने भी इसका इंट्रोडक्शन यही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में, वाष्प संपीड़न निकाय के बारे में एक उसका परिचय दीजिए, तो इसका सिंपल परिचय यही है कि वाष्प संपीड़क निकाय पे जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हुए, चाहे कॉमर्शियल हुए, चाहे इंडस्ट्रियल हुए। डोमेस्टिक तो पूरा इसी पे ही बेस्ड है। अब तो हालांकि इंडस्ट्रियल में जो है काफ़ी सारे एडवांस भी सिस्टम आ गए हैं, वो तो आगे जब आएगा तब बताएंगे। आप लोग के उतने सिलेबस में है नहीं वो सब चीज़, लेकिन आपके जो मोस्टली कॉमर्शियल हुआ या डोमेस्टिक हुआ, जितना भी रेफ्रिजरेटर है उसमें आपके वाष्प संपीड़क निकाय का ही यूज होता है। इसी सिस्टम का, इसी सिस्टम के साइकिल का ही यूज होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि घरेलू रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है, अब ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कई थे, 4 ठो या 5 ठो जो भी दिया हो, तो उसमें आपको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि पहला फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्या बताया था, एक बताया था रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल का मतलब क्या है? रिवर्स कार्नोट साइकिल में भी यही जो आपके वाष्प संपीड़क चक्र में जो प्रक्रम होते हैं वही रिवर्स कार्नोट साइकिल में भी होते हैं। वाष्प संपीड़क चक्र में बस अंतर क्या होता है, इसमें हम रेफ्रिजरेंट के तौर पे, मतलब प्रशीतक के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, वाष्प यूज करते हैं। इस कारण इसका नाम क्या हो गया, वाष्प संपीड़क चक्र हो गया। अभी आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे जब वायु संपीड़क चक्र, तब वहां पे वायु क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे हम अब प्रशीतक की जगह कौन सा क्या यूज कर रहे हैं, वायु यूज कर रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, वायु संपीड़क निकाय, वायु संपीड़क चक्र हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ वाष्प संपीड़क निकाय का मतलब क्या है, वाष्प नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट के रूप में, प्रशीतक के रूप में हम वाष्प का यूज कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम वाष्प संपीड़क निकाय पड़ा। दूसरा काम, अगर ऑप्शन में आपके आ गया जैसे घरेलू रेफ्रिजरेंट किसके ऊपर कार्य करता है, तो घरेलू रेफ्रिजरेंट वाष्प संपीड़क निकाय के ऊपर कार्य करता है। अगर कहीं ये ऑप्शन न दिया रहे तो रिवर्स कार्नोट साइकिल दिया होगा ऑप्शन, क्योंकि पहले चैप्टर में मैंने बताया था जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे कार्य करते हैं। यह एक आदर्श चक्र होता है जिस पे कार्य किया जाता है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, जो रिवर्स कार्नोट साइकिल है वो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। मैंने बताया था ये आदर्श चक्र है। ठीक है, कार्नोट चक्र हुआ चाहे रिवर्स कार्नोट चक्र हुआ, ये आदर्श चक्र होते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में वाष्प संपीड़क चक्र है तब तो वही हो जाएगा, और अगर वाष्प संपीड़क चक्र या निकाय नहीं है तो वहां पे रिवर्स कार्नोट साइकिल दिया होगा, तो आप रिवर्स कार्नोट साइकिल पे भी टिक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, घरेलू रेफ्रिजरेंट किस पे कार्य करता है, वाष्प संपीड़क निकाय पे कार्य करता है। ठीक, अब दूसरा इसमें दिया है जैसे मानक वाष्प संपीड़क चक्र, स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब ये साइकिल आपका दिया हुआ है, साइकिल में आप देख रहे हैं फिगर में, फिगर में आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है 4 इसके अंग दिख रहे हैं, 4 अंग दिख रहे हैं। कौन कौन से, संपीड़क दिख रहा है, उसके बाद संघनित्र दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, अवरोधन दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है, वाष्पित्र दिख रहा है। मतलब संपीड़क का मतलब हो गया कंप्रेसर, संघनित्र का मतलब हो गया कंडेंसर, अवरोधन का मतलब हो गया एक्सपेंशन वाल्व, या कहीं कहीं एक्सपेंशन वाल्व की जगह कैपिलर ट्यूब का यूज होगा। कैपिलर ट्यूब मतलब इसको हिंदी में कहते हैं केशिका नली, केशिका नली। अगर अवरोधन वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व न दिया हो तो वहां कहीं कहीं क्या यूज किया जाता है, कैपिलर ट्यूब, या हिंदी में इसको कहते हैं केशिका नली का यूज किया जाता है इसके जगह। ठीक है, और वाष्पित्र को क्या कहते हैं, इवेपोरेटर कहते हैं। तो इस प्रक्रम में हो क्या रहा है, आप जैसे देख रहे होंगे फिगर में, प्रक्रम 1 से 2, प्रक्रम 1 से 2 जो संपीड़क पे हो रहा है, प्रक्रम 1 से प्रवेश कर रहा है संपीड़क में, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, हमारा रेफ्रिजरेंट क्या है, रुक जाइए,
हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो प्रवेश कर रहा है संपीड़क में। रेफ्रिजरेंट इसमें किस अवस्था में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। तो जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो रहा है? प्रवेश कर रहा है संपीड़क में। नम, जिसको हम कहेंगे नम, क्योंकि उसमें लिक्विड पार्टिकल होंगे, नम प्रशीतक प्रवेश कर रहा है किसमें? संपीड़क में। संपीड़क में इसको क्या किया जाएगा? कंप्रेस किया जाएगा, इसका संपीड़न किया जाएगा। संपीड़न के बाद इसका तापमान और दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उच्च तापमान और उच्च दाब पर अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले भी वाष्प में था, लेकिन वो नम वाष्प था, उसमें लिक्विड के कण थे, ठीक है। अब ये वाष्प में कन्वर्ट हो गया उच्च दाब और उच्च ताप पर। जब उच्च दाब और उच्च ताप पे हमारा वाष्प प्रतिथक संपीड़क से निकलेगा तो ये सीधे कहाँ जाएगा? प्रक्रम 2 से 3 मतलब संघनित्र में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में क्या हो रहा है? कंडेंसर में मैंने बताया था स्थिर दाब पर, किस पे? स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे क्या हो रहा है? उष्मा का निष्कासन हो रहा है। देखो फिगर में दिखा हुआ है, उष्मा का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। मतलब उष्मा वातावरण में छोड़ी जा रही है। अभी तक जो उष्मा हमारे प्रतीतक में था, एब्जॉर्ब किया हुआ था, वो अवशोषण जिसका किया हुआ था, उसका जो है वायुमंडल में उसको निकाला जा रहा है संघनित्र में। तो स्थिर दाब, तो इसका मतलब जो प्रशीतक है उसका दाब तो स्थिर होगा, लेकिन तापमान क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे वाष्प प्रशीतक का संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। ताप कम हो गया मतलब संघनन हो जाएगा। अच्छा, अब कम ताप और दाब वाले ये जो प्रशीतक है, जब यहाँ संघनित्र से निकलेगा तो ये अब किस में जाएगा? थ्रॉटलिंग वाल्व में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। और एक्सपेंशन वाल्व ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो प्रक्रम 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रक्रम 3 से 4 क्या होता है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। और यहाँ पे क्या होता है? प्रतीतक, जो हमारा प्रशीतक है, रेफ्रिजरेंट है, उसका प्रसार हो जाएगा, मतलब एक्सपेंशन हो जाएगा। प्रसार होने के कारण हमारा जो प्रशीतक है उसका तापमान में फिर गिरावट होगी। संघनित्र में तो गिरावट हुई है, यहाँ पे भी गिरावट हो जाएगी और दाब में भी गिरावट हो जाएगी। संघनित्र में दाब स्थिर था, लेकिन यहाँ पे दाब और आयतन दोनों ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों कम होंगे, अब हमारा जो है वाष्प फिर क्या होगा? नमी, उसमें लिक्विड पार्टिकल्स आ जाएंगे और अब जो है उसका तापमान कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, ठीक है, और दाब भी कम हो गया। तो वो क्या हो गया? फिर पुनः अपने जो है वो लिक्विड स्टेट में जो है धीरे धीरे आने लगेंगे। और फिर 4 से 1 क्या है? वाष्पित्र, मतलब इवेपोरेटर। अब यहाँ पे क्या होगा? वाष्पित्र इस लिक्विड पार्टिकल, ये जो लिक्विड पार्टिकल है, जो जिसका दाब भी बहुत कम हो गया, तापमान भी बहुत कम हो गया, तो अब ये दोबारा जो है वाष्पित्र में जाएगा, मतलब इवेपोरेटर में जाएगा। और वाष्पित्र का काम क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है, वाष्पित्र का काम क्या होता है? ये क्या कहते हैं, जैसे फ्रिज है, फ्रिज में हम खाद्य पदार्थ रखते हैं ना, जैसे फल, सब्जियां, दूध, दही, ये सब रखते हैं ना। तो वाष्पित्र, इवेपोरेटर का काम क्या होता है? उन खाद्य पदार्थों से उष्मा को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? उन खाद्य पदार्थों से उष्मा को एब्जॉर्ब करता है। उष्मा एब्जॉर्ब हो गई। जब वाष्पित्र उष्मा एब्जॉर्ब करता है तो ये जो हमारे रेफ्रिजरेंट है, जब ये वाष्पित्र में आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये जो उष्मा एब्जॉर्ब किया होता है वाष्पित्र, इसको टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है। उष्मा इनको मिल गया। उष्मा, वाष्पित्र उष्मा कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? खाद्य पदार्थ, जो फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखे होते हैं उसमें से उष्मा एब्जॉर्ब करता है, तभी तो वो ठंडे होते हैं, नहीं तो ठंडे ही नहीं होंगे। भाई, पानी से बर्फ कैसे बनता है? जब हम फ्रिज में उसको रखते हैं तो इवेपोरेटर के द्वारा पानी से उष्मा अवशोषित की जाती है। उष्मा जब अवशोषित की जाएगी तो उसका तापमान धीरे धीरे क्या होगा? कम होते जाएगा। और वो क्या हो जाएगा? जैसे ही वो अपने हिमांक बिंदु पे पहुंचेगा तो वो धीरे धीरे जमने लगेगा। तो उष्मा अवशोषण कहाँ से हो रहा है? खाद्य पदार्थों से हो रहा है। जब ये रेफ्रिजरेंट प्रशीतक वाष्पित्र में पहुंचते हैं तो ये उष्मा क्या
कर लेते हैं, ले लेते हैं, और फिर यहाँ से ऊष्मा ले करके स्थिर दाब पर ऊष्मा का अवशोषण करके ये पुनः जो है संपीड़क की ओर चले जाते हैं। तो ये चक्र ऐसे ही लगातार चलते रहता है, हमारे फ्रिज में ये चक्र लगातार ऐसे ही चलते रहता है। अब इससे हमको ये पता चला कि जो हमारा वाष्प संपीड़क चक्र है उसके 4 मुख्य अंग हैं, 4 मुख्य अंग। अब देखो यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा 4 मुख्य अंग कौन कौन है। संपीड़क है, कंप्रेसर, संघनित्र, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग, अवरोधन और वाष्पित्र, इवेपोरेटर। अब इसमें अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपीड़क का क्या काम है, संघनित्र का क्या काम है, अवरोधन का क्या काम है, वाष्पित्र का क्या काम है। तो ये मैंने बता दिया। संघनित्र का काम क्या होता है, स्थिर दाब पे ऊष्मा को निकालना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे तापमान में गिरावट हो जाएगी लेकिन दाब स्थिर रहेगा। संपीड़क का काम क्या होता है, संपीड़क जो होता है, जो भी रेफ्रिजरेंट होते हैं प्रतितक, उसके ताप और दाब को दोनों को बढ़ा देता है, कंप्रेस करता है, संपीड़न होता है। ठीक है, संपीड़न करके उसके ताप और दाब दोनों को क्या करता है, बढ़ा देता है। अवरोधन में क्या होता है, जो हमारा प्रतितक है उसके ताप और दाब दोनों को घटा देता है, दोनों को क्या करता है, घटा देता है। एक्सपेंशन प्रोसेस है, घटा देता है, एक्सपेंड कर देता है, प्रसार हो जाता है, इसके कारण दोनों के ताप और दाब घट जाते हैं प्रतितक के। और वाष्पित्र में क्या होता है, स्थिर दाब पे ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये चीज इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, इस फिगर में फिर से आइए। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो संघनित्र है और वाष्पित्र, इसमें क्या हो रहा है, एक में ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है और दूसरे में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इसका मतलब ये कौन से डिवाइस है, ये आपके हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। कौन से डिवाइस है, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मतलब जहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। ऐसे यंत्र जहाँ पे ऊष्मा का आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर डिवाइस या ऊष्मा स्थानांतरण यंत्र। तो इसमें ऊष्मा स्थानांतरण यंत्र कौन कौन से होगा, एक संघनित्र हो गया और दूसरा वाष्पित्र हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है अवरोधन। अवरोधन जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, ये मैंने बताया है कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस, संपीड़क क्या होता है, संपीड़क में जो प्रक्रम हो रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न। क्या कहेंगे, प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न। कंप्रेसर में हो रहा है प्रतिवर्त रुद्धोष्म संपीड़न, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रतिवर्त रुद्धोष्म है, इसको और किस नाम से जानते हैं, सम एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, सम एंट्रोपिक प्रोसेस। सम एंट्रोपिक समझ रहे हैं ना, रुक जाइए। सम एंट्रोपिक, सम एंट्रोपिक का मतलब ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना एंट्रोपी वाला, S = Q dQ/T। तो जहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जहाँ पे एंट्रोपी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। तो जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है इसी को कहते हैं सम एंट्रोपिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और ये इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रक्रम या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये इतना क्लियर हो गया। अब संघनित्र में तो वही हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, मतलब स्थिर दाब पर ऊष्मा का निष्कासन। अब आ गया हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यही इंपॉर्टेंट है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है, जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अप्रतिवर्त प्रक्रम है। याद रखिएगा। रुकिए, जो हमारा ये है, ये क्या है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अप्रतिवर्त प्रक्रम है। ठीक, जब अवरोधन हो रहा है, जैसे कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट मैंने बताया था, अवरोधन कब होता है, जब हमारा एंथैल्पी क्या हो, स्थिर हो, क्या हो,
स्थिर हो, कांस्टेंट हो, उस समय अवरोधन होता है। इसका मतलब इसको हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका यूज मैंने फॉर्मूला में बताया हुआ, आइसेंथैल्पिक, जहाँ पे इंथैल्पी H क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। याद रखिएगा, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस किस प्रक्रम में हो रहा है? अवरोधन में हो रहा है। फिर इसके बाद तो याद रखिएगा, अवरोधन एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अप्रतिवर्त अवस्था है। चूंकि हमारा वाष्प संपीड़क चक्र में अवरोधन जहां एक्सपेंशन हो रहा है वह एक इरिवर्सिबल अप्रतिवर्त अवस्था है, इस वजह से ये संपूर्ण चक्र ही, मतलब संपूर्ण चक्र का मतलब वाष्प संपीड़क चक्र ही, ये भी क्या होगा? यह चक्र भी इरिवर्सिबल होगा, अप्रतिवर्त चक्र कहलाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि वाष्प संपीड़क चक्र किस प्रकार का चक्र है, प्रतिवर्त, अप्रतिवर्त और 2-4 ऑप्शन हो जाए, तो ये क्या है? अप्रतिवर्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवरोधन है और अवरोधन क्या होता है? अप्रतिवर्त, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक, अब इसके बाद ये आपका चित्र है। चित्र मैंने इसको समझाया था, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे टीएस डायग्राम देखिए, टीएस डायग्राम में क्या हो रहा है? ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखिए। तो इस वाले ये डायग्राम ताप और एंट्रोपी के बीच में है। तो यहाँ पे प्रक्रम 1 से 2, प्रक्रम 1 से 2 जो हमारा कंप्रेसर का है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो देखिए हमारा S क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। S1 और S2 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ताप भी बढ़ रहा है और दाब भी बढ़ रहा है। दाब वाले फिगर में देखिए 1 से 2 पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दाब कुछ और है, यहाँ दाब कुछ और यहाँ दाब बढ़ रहा है। दाब में भी इंक्रीमेंट हो रहा है अवस्था 1 से 2 में, और यहाँ पे ताप कुछ और है, यहाँ ताप कुछ और है, यानी ताप में भी इंक्रीमेंट हो रहा है अवस्था 1 से 2 में। तो ये कंप्रेसर का हो गया। 2 से 3 मतलब स्थिर दाब पर ऊष्मा का निष्कासन, संघनित्र है। तो यहाँ से देखो, जब ऊष्मा का निष्कासन होगा तो ताप में गिरावट हो जाएगा, ये गिरावट हो गया। ठीक है, और यहाँ से इस बिंदु से जो बिंदु 3 है वो स्थिर दाब पर क्या हो रहा है? ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। अच्छा, इस चीज़ को एक चीज़ बताने से पहले एक चीज़, अच्छा पहले मैं पूरा बता दे रहा हूँ। तो अवस्था 2 से 3 पे क्या हो गया? स्थिर दाब पे ऊष्मा का निष्कासन हो गया। तो यहाँ देखिए जो हमारा अवस्था 2 है, अवस्था 2 के लिए तापमान कुछ और है, और जब ये 3 पे आया तो यहाँ पे तापमान कुछ हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट हो गई। ठीक है, तो आपका जो है ये यहाँ तक हो गया क्लियर, 3 तक। अब 3 से 4 क्या था? अवरोधन था, और ये एक अप्रतिवर्त अवस्था, मतलब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, अप्रतिवर्त अवस्था। तो अप्रतिवर्त इरिवर्सिबल प्रक्रम होने के कारण इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, मतलब डैश डैश करके देख रहे हैं ना। अवस्था 3 से 4 पे हमने डॉटेड लाइन से इसको शो किया, और यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब ताप में भी गिरावट हो रहा है और दाब में भी गिरावट हो रहा है। देखिए 3 से 4 इसमें भी देखिए दाब में भी क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। ठीक है, और 4 से 1 फिर स्थिर दाब पर पुनः ऊष्मा का अवशोषण होगा। ये आपका इवेपोरेटर का प्रोसेस है। ठीक, ये क्लियर हो गया। उसी तरीके से इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है। अच्छा, इसको एक बताने से पहले देखो एक चीज़ हमारे दिमाग से उतर गया, ये भी मैं बता दूँ। ये जो आपका फिगर देख रहे हैं, ये आप जो फिगर देख रहे हैं, इसमें CP क्या है? CP क्रिटिकल पॉइंट है। इसके बाएं साइड में ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन या सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, संतृप्त द्रव्य रेखा। ठीक, और जो राइट साइड में ये है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसका मतलब इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त वाष्प रेखा। ठीक, तो ये जो संतृप्त द्रव्य रेखा है, इसके इधर ये क्या होता है? लिक्विड रीजन होता है। L का मतलब समझ लीजिए लिक्विड, और इसके इधर यहाँ पे क्या होता है? V का मतलब क्या होगा? वेपर रीजन, भाप का रीजन होता है। और बीच वाला जो होता है ये
L प्लस V दोनों मिक्सचर होता है, मतलब यहाँ ये नमी वाला रीजन है, नमी वेट रीजन है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेट रीजन। अब ये क्लियर हो गया तो पीएच डायग्राम भी इसी लगले देख लीजिए। पीएच में क्या हो रहा है, देखिए 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ आइसेंट्रोपिक तो इस वाले फिगर से क्लियर हो गया था, ये हो गया ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ तापमान में वृद्धि हो रही थी, यहाँ दाब में भी वृद्धि हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गया। 2 से 3 क्या था, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन था। तो यहाँ देखिए दाब स्थिर है, कांस्टेंट प्रेशर है ना, बिंदु 2 और बिंदु 3 ये क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू P3 हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर ठीक। और बिंदु 3 से 4 जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, सम एंथैल्पिक प्रोसेस है। तो यहाँ बिंदु 3 से 4 पे ये जो लाइन जा रहा है, ये इंथैल्पी है ना, इसका मतलब जो होगा H3 जो होगा वो किसके बराबर है, H4 के बराबर है। तो ये आपका क्या हो गया, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हो गया। और यहाँ देखिए दाब में भी कमी हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे ताप में भी कमी हो रही है ठीक। और 4 से 1 तो स्थिर दाब पर जो है ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो लाइन हो रहा है, यहाँ पे P1 क्या हो जाएगा, P4 स्थिर दाब पे, क्यों यही ना होगा, यही जाके मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये स्थिर दाब वाला है, ये क्या होगा, P1 इक्वल टू P4 ठीक। तो ये उम्मीद है मुझे चित्र भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसके नीचे भी मैंने एक एक्स्ट्रा चित्र बना दिया था, ये वाला पीवी डायग्राम। लेकिन पीवी डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज है नहीं, बेसिकली इसका यूज जो है सबसे ज़्यादा इसमें यूज टीएस और पीएच डायग्राम का है। आप इसके हेल्प से पीवी डायग्राम भी बना सकते हैं ठीक। तो यहाँ तक अब ये, इसके बाद अब अगला इसमें नहीं है, मैं दूसरा भी कर रहा हूँ। हाँ अब देखिए अब वही चीज़ है इसके आगे का प्रक्रम। जैसे अभी इसके पहले वाले फिगर में प्रक्रम बताया ना, 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रक्रम या सम एंट्रोपिक प्रोसेस। 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 3 से 4 देखो मैंने लिखा इरिवर्सिबल, पहले लिख दिया है इरिवर्सिबल, मतलब अप्रतिवर्त प्रक्रम है। ये आपका थ्रॉटलिंग है, इसको एक्सपेंशन प्रोसेस भी कहते हैं या इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं, सम एंथैल्पी प्रोसेस भी कहते हैं, हिंदी में सम एंथैल्पी कहेंगे ठीक। और 4 से 1 पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, मतलब स्थिर दाब पे ऊष्मा का अवशोषण। फिर मैंने क्या लिखा है, संघनित और वाष्पित ऊष्मा स्थानांतरण यंत्र है, मैंने बता ही दिया, हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। अब चूंकि यह जो पूरा प्रक्रम हो रहा है, यह जो पूरा चक्र चल रहा है, यह चक्र, अब यहाँ देखो मैंने लिखा है, चूंकि इस चक्र में प्रशीतक का मतलब रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज हो रहा है, वाष्प यूज हो रहा है, का प्रवाह स्थिर है, मतलब फ्लो क्या हो रहा है, प्रवाह स्थिर है। अतः हम स्थिर प्रवाह ऊर्जा सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे जो प्रशीतक का प्रवाह है, फ्लो हो रहा है प्रशीतक, वो स्थिर प्रवाह हो रहा है, उसका प्रवाह कैसा है, स्थिर है, कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। इस कारण हम स्थिर प्रवाह ऊर्जा सूत्र का यूज करेंगे। अब स्थिर प्रवाह ऊर्जा सूत्र आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में थर्मोडायनेमिक्स के। स्थिर प्रवाह ऊर्जा सूत्र जिसको हम सॉल्व फॉर्म में क्या लिखते हैं, SFEE। S का मतलब स्टडी, F का मतलब फ्लो, स्टडी फ्लो, E का मतलब एनर्जी और दूसरे E का मतलब इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, याद आ रहा होगा कुछ, Q प्लस H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W। ये हमने लिया है एकांक द्रव्यमान के लिए, मतलब प्रशीतक का द्रव्यमान क्या है, एकांक है ठीक है, कोई 1 ग्राम 1 किलोग्राम कुछ इस तरीके से। अब इस क्या नाम है, फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमने कुछ एजम्पशन लिया हुआ है। एजम्पशन का मतलब क्या हुआ है, कुछ कंडीशंस ले लिए हैं
पहला तो ये है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसका मतलब इस चक्र में स्थिर प्रवाह हो रहा है, ठीक। दूसरा क्या है कि देखें इस चक्र में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ये सब हो रहा है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कोई बहुत महत्व है नहीं, तो हमने क्या लिखा, स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा को नगण्य मान लें। तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा को नगर मान लेंगे। तो अब इसमें आप देखिए, पहले फिगर में देखिए, गतिज ऊर्जा किसको रिप्रेजेंट करता है, गतिज ऊर्जा वाला पोर्शन ये है, और स्थितिज ऊर्जा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है। तो अगर इन दोनों को नगण्य मान लें तो ये पूरा काट दो, ये ठीक है। तो बाएं साइड में क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में Q प्लस H1, और दाएं साइड में क्या बचेगा, H2 प्लस W। अब हमारा फॉर्मूला छोटा होकर के ये आ गया। अब इसके हेल्प से जितने भी 4 प्रमुख अंग हैं इस चक्र के, अब इन चारों प्रमुख अंगों का हम एनालिसिस करेंगे। अब इसमें देखेंगे इसका फॉर्मूला आएगा अलग अलग। तो जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, इसी फॉर्मूले के हेल्प से सब पढ़ा था ना, उसमें क्या कहते हैं, कंप्रेसर के लिए, टरबाइन के लिए, अलग अलग थ्रॉटलिंग वाल्व के लिए भी पढ़ा था, और 4-5 उसमें भी पढ़ा था। तो यहाँ पे भी अब इसी तरीके से इन चारों मुख्य अंगों का एनालिसिस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला हमारा क्या आ गया, संपीडक। तो संपीडक का जो प्रक्रम है वो 1 से 2 प्रक्रम है, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले को लिख लिया, Q प्लस H1 इक्वल टू H2 प्लस W। अब देखो मैंने लिखा क्या है, संपीडक में प्रतिवर्त रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, प्रतिवर्त मतलब रिवर्सिबल रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। और हम जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। याद आ रहा है, रुद्धोष्म प्रक्रम में जो Q होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, सब थर्मोडायनेमिक्स वाला। तो यहाँ पे इक्वेशन में Q की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, 0। तो जब Q की वैल्यू 0 लिख दिया इक्वेशन में, देखो यहाँ पे, तो आपका आ गया H1 इक्वल टू H2 प्लस W, आ गया ना। तो W का मान क्या हो जाएगा, इस H2 को इधर लेते आओ, तो ये आपका हो गया H1 माइनस H2। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये फॉर्मूला यहां तक क्लियर हो गया, W इक्वल टू H1 माइनस H2। अब तुम कहोगे, अगर ध्यान से समझे होगे कि सर कंप्रेसर, यहां तो कंप्रेसर, अगर कंप्रेसर को एक हम निकाय मान लें तो कंप्रेसर पर कार्य होता है, न कि कंप्रेसर के द्वारा कार्य होता है। भाई कंप्रेस किया जा रहा है ना प्रथितक को, तो यहाँ पे तो कंप्रेसर पर कार्य हुआ, न कि कंप्रेसर के द्वारा कार्य हुआ, ठीक है। तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, जब निकाय के द्वारा कार्य होता है तो कार्य धनात्मक होता है, लेकिन जब किसी निकाय पर कार्य होता है तो कार्य जो होता है, किया गया कार्य, वो ऋणात्मक हो जाता है। तो अभी तो ये मैंने कार्य निकाला। अब नीचे आ जाइए, अब देखो मैंने क्या लिखा है, चूंकि संपीडक पर कार्य किया जाता है, संपीडक पर कार्य किया जाता है, संपीडक द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, संपीडक पर कार्य किया जाता है। अतः ये जो हमारा भी मैंने कार्य निकाला है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अभी ये जो कार्य मैंने निकाला, यहाँ कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक हो गया, तो ये जो H2 है, H1 माइनस H2, अब ये बदल के क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका कंप्रेसर पर किया गया कार्य है, और ये किस में आ रहा है, किलो जूल पर केजी। पर केजी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का लिखा है वो एकांक द्रव्यमान पे लिखा है, एकांक द्रव्यमान के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, एकांक द्रव्यमान के लिए लिखा है। तो मान लीजिए कि आपका प्रतितक का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पे आपका जो कार्य होगा कंप्रेसर के द्वारा वो किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर किलोग्राम में आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखिए, संघनित्र।
संघनित्र में देखिए, अब प्रक्रम 2 से 3 में संघनित्र हो रहा है। तो यहाँ एक चीज़ देखना ध्यान से कि जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन जो मेरा अभी शुरुआत में जो आया है, जो मैंने अभी इक्वेशन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का लिखा, वो मेरा आया था Q प्लस H1 इक्वल टू H2 प्लस W, यही ना आया था W। तो यहाँ पे जब संघनित्र में जाएंगे तो अब प्रक्रम 2 से 3 हो गया, तो प्रक्रम 2 से 3 के जगह Q और W तो वही रहेगा जो H1। अब यहाँ H1 है, चूँकि यहाँ प्रक्रम 2 से 3 हो गया तो H1 ना लिख करके यहाँ H2 लिखेंगे, रुकेगा, ये H2 हो जाएगा, ठीक। और प्रक्रम 3, तो अब ये वाला जो है प्रक्रम, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला हमारा आ गया Q प्लस H2 इक्वल टू H3 प्लस W। क्लियर है ना यहाँ से? तो ये कंफ्यूज मत होइएगा अक्सर कैसे फॉर्मूला बदल गया, ये प्रक्रम के हिसाब से हम फॉर्मूला बदल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए संघनित्र द्वारा या पर, अब हमने ऐसा क्यों लिखा कि संघनित्र, रुके रहो, हाँ, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं संघनित्र द्वारा या पर किया किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता। सही बात है, संघनित्र प्रकार थोड़ी ना होता है। संघनित्र में तो ऊष्मा ये क्या कर रहा है, ये वातावरण को ऊष्मा का निष्कासन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ किसी तरह का कार्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब इक्वेशन में W की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जब W 0 होगा तो यहाँ Q जो ऊष्मा है वो क्या हो गया, उसका फॉर्मूला आ गया H3 माइनस H2, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चूंकि संघनित्र से ये जो ऊष्मा हमने निकाला है इसका निष्कासन हो रहा है, तो मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स में, अगर कोई निकाय है, अगर इसमें ये निकाय ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है तो ये प्लस होगा, और निकाय के द्वारा ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है तो ये माइनस होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, अतः ये जो ऊष्मा होगी ये भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब देखिए चूंकि संघनित्र में ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, अतः Q की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो ऋणात्मक हम पुट करेंगे तो हमारा Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2 माइनस H3 किलो जूल पर केजी। इसी तरीके से अब थ्रॉटलिंग आ गया। थ्रॉटलिंग प्रक्रम में क्या है, ये 3 से 4 प्रक्रम है, और हम जानते हैं, देखो यहाँ पे अब फिर इक्वेशन बदल गया। प्रक्रम 3 के लिए यहाँ H3 क्या हो गया, H3 हो गया, और यहाँ H4 हो गया। अब यहाँ देखो फिर मैंने क्या लिखा, अवरोधन में न तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और न ही कार्य होता है। अवरोधन में कुछ नहीं होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में मैंने लिखवाया है। न यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, न ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, और न किसी तरह का कार्य किया हो जाए। अतः यहाँ पे Q की वैल्यू भी 0 होगी और W की वैल्यू भी 0 होगी। अब Q और W की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा आ गया H3 इक्वल टू H4। और मैंने बताया था कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है इसको हम आइसेंथैल्पिक, सम एंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। तो देखो सम एंथैल्पिक प्रोसेस है, H3 और H4 दोनों बराबर है, ठीक। अब चौथा प्रक्रम आपका कौन सा है, वाष्पित्र का। वाष्पित्र प्रक्रम आपका जो है प्रक्रम 4 से 1। तो फिर फॉर्मूला बदल गया, Q के बगल वाला जो है एंथैल्पी वो H4 हो गया और W के बगल वाला एंथैल्पी H1 हो गया। अब वाष्पित्र में भी जैसे कंडेंसर में किसी तरह का कार्य नहीं होता है, क्योंकि संघनित्र और वाष्पित्र ये दोनों हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, ऊष्मा स्थानांतरण यंत्र है। तो यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ फिर हम कार्य 0 पुट कर देंगे, तो हमारी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, H1 माइनस H4। अब चूंकि यहाँ ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है इस वजह से ऊष्मा धनात्मक होगा, तो अब यहाँ ऋणात्मक साइन नहीं लगाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, Q इक्वल टू H1 माइनस H4। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही रहने दो, इसके बाद कल डिस्कस हो जाएगा, ठीक है।